नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कंपनी के फंडामेंटल के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी कुछ डिस्कशन मिलेगा। जो डिस्कशन के माध्यम से आप स्विंग ट्रेडिंग के जो लेवल्स बनता है, स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग को फॉलो करके मैं खुद काम करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है IRCTC। आप सभी जानते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, जो ऑनलाइन टिकट बेचने वाले एक नंबर वन कंपनी है। तो इस कंपनी के साथ टक्कर लेना बाकी कंपनी को थोड़ा सा भारी पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन टिकटिंग बेचने की इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन है। साथ ही साथ कंपनी का जो मेन प्रोजेक्ट है वो है कैटरिंग का। तो कैटरिंग का बिजनेस, उसके साथ रेलवे जो टिकट बुकिंग है उसका भी बिजनेस, उसके साथ साथ कंपनी और भी नया नया प्रोजेक्ट कंपनी स्टार्ट किए है। उसके साथ वाटर का जो बॉटल्स होते हैं रेल नियर जो है इसका वाटर का बॉटल है वो भी कंपनी बेचते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपनी बेचते हैं। और इस कंपनी की जो खासियत है मैं आपको बता दूं, कंपनी का बिजनेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और इसका अलग लेवल का बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ, वंदे भारत जैसे ट्रेन में और कुछ लग्जरी जैसे ट्रेन में एक चीज आपको हमेशा दिखेगा कि यहाँ पे जो खाने पीने का जो चीज दिया जाता है, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो कोई टिफिन वगैरह हो, कोई कुछ भी चीज अगर आपको दिया जा रहा है तो उसके लिए आपको पहले से ऑर्डर देना नहीं पड़ेगा। आपको पहले से ही जब आप टिकट बुकिंग करेंगे करेंगे तब भी आपके जेब से पैसा वो ले लेंगे। आप खाना चाहे वो ना चाहे आपके पैसा वो ले लेंगे। उसके बाद आपको ट्रेन में बैठने के बाद ही टाइम टू टाइम आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें आप कहेंगे सर इसमें कंपनी को कैसे फायदा हुआ? देखिए ऑब्वियसली फायदा हुआ। मान के चलिए एक ट्रेन में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए यहाँ पे 200 या टोटल 200 नहीं, माफी चाहता हूँ, 200 तो दो डब्बे में हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे 1000 लोग एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो उनमें से 1000 लोग तो ट्रेन में हर टाइम टू टाइम खाना नहीं खाएंगे। ट्रेन में जो खाना देंगे वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे उसके अलग राय होते हैं। बहुत सारे लोग बाहर के खाना नहीं खाते हैं। तो मान के चलिए जो लग्जरी ट्रेन होते हैं उनमें क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीआईपी लोग जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाते हैं तो वो लोग खाना उतना ज्यादा बाहर की खाना वो खाना नहीं चाहते हैं। तो इनमें से मान के चलिए अगर 100 लोगों ने खाना नहीं खाए तो इसका डायरेक्टली फायदा किसको होगा? कंपनी को ही होगा क्योंकि कंपनी जानते हैं कि कुछ खाना यहाँ पे बच जाएंगे, उस खाना को वो नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट कस्टमर को वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने पैसा तो सारे के सारे लोगों के पास पैसा ले लिया, तो इसका डायरेक्टली फायदा कंपनी की होगा। तो इतने सारे चीज बोलने का मेन मकसद है कि कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कुछ अलग लेवल का सोचते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी का ग्रोथ धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था और अभी करेक्शन में हुआ। अभी देखिए कंपनी का जो कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ है क्वार्टरली, वो हाईएस्ट लेवल का सेल्स देखने को मिला जून क्वार्टर में। अभी सितंबर का रिजल्ट नहीं आया। 29 डेट याद रखना, 29 नवंबर, इस डेट में कंपनी का क्वार्टर 2 Q2 का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा। उस डेट को याद रखिएगा, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो कंपनी के देखिए सेल्स को इंक्रीज करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से हुआ, देखिए प्रॉफिट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। अभी कहेंगे सर कंपनी का सेल्स इतना अच्छा हुआ था तो प्रॉफिट क्यों कम हो गया? क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। कंपनी का कारण क्या है मैं आपको बता दूं, कंपनी को इस बार टैक्सेशन ज्यादा देना पड़ा। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कंपनी जितना इनकम किए थे उस बार एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और इस बार जो इनकम किया उससे एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया और जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का अदर्स इनकम से कंपनी को पिछले बार 24 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला था जो इस बार नेगेटिव में चला गया और इसी के चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ करेक्शन देखने को मिला। अभी 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो पॉइंट्स आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है रिजर्व। रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी एक रेंज में अटका पड़ा हुआ है। तो बोरिंग्स कुछ ज्यादा नहीं लिया गया, कंपनी का फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी में कंपनी का 34 करोड़ के आसपास कंपनी पैसा बिजनेस के ऊपर लगा के रखे हैं। अभी यही चीज को मैं एज इन्वेस्टर के हिसाब से दिखा दूं तो एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न था
यहाँ पे कप बना, उसके बाद एक हैंडल बनना, उसके बाद फिर से एक बार, फिर से एक बार, मतलब तीन बार यहाँ पे हैंडल क्रिएट हो चुके थे। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो चुके थे। और यहाँ पे देखिए मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री भी लिया था और मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि यहाँ पे मेरा टारगेट भी अचीव हो चुके हैं, इजीली टारगेट अचीव किया और वो भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो कितना शानदार टारगेट दिया आप देखिए, 15% के आसपास टारगेट मिला, तो वो भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो इसी तरीके से ट्रेड पाना है, इसी तरीके से ट्रेड के बारे में जानना है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको एजुकेशन पर्पस में बहुत सारे डेटा शेयर करता रहता हूँ। तो देखिए सारी चीज मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से है, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इन्फोएज। तो इन्फोएज के बारे में बात करूँ तो नौकरी.com जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं नौकरी.com के बारे में। तो इसके ऊपर चर्चा यही आ रहा है कि कंपनी का इस बार रिजल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि देखिए पिछली बार का जो रिजल्ट आया था वहां पे देखिए कंपनी का सेल्स ठीक था, एक्सपेंस ठीक ठाक था, कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए 29 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 180 करोड़। तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर भी कंपनी लॉसेस में चला गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक ही कारण है, कंपनी का जो आदर्श इनकम है वहां पे बुरी तरीके से कंपनी का लॉसेस देखने को मिला था। आदर्श इनकम क्या होते हैं? मान के चलिए कंपनी का 5 सब्सिडरीज कंपनी है, तो वहां से कंपनी का पैसा आ रहा है, वहां से कंपनी का प्रॉफिट भी आ सकते हैं, लॉसेस भी आ सकते हैं। अगर प्रॉफिट आए तो वो आदर्श इनकम में आपको प्रॉफिट दिखेगा, अगर लॉसेस आए तो आदर्श इनकम में आपको लॉस दिखेगा, जो इस बार आप मतलब पिछले बार आपको देखने को मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी में जो ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ पे कुछ वीकनेस बेसिस में देखने को मिला है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ है। तो कंपनी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेकर काम करते हैं, क्योंकि कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए ट्रेडिंग पर्पस में देखता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए आज तक निवेश नहीं किया। तो जब जब ट्रेड बना तो मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड में जरूर लिया और आपके साथ शेयर भी किया हूँ। तो कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है आप देखेंगे, सेल्स ग्रोथ तो ठीक ठाक है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत ज्यादा वीकनेस है। सेल्स अच्छा हो रहा है मगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसमें कंपनी कहाँ से चलेगा? देखिए मान के चलिए आपका एक दुकान है और आप लगातार लगातार सेल्स करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपका दुकान में भीड़ जमा हुआ है, कंटिन्यूसली आपका सेल हो रहा है। अल्टीमेटली दिन दिन के शेष मतलब खत्म होने के बाद आप देखेंगे आपके जेब में पैसा ही नहीं आया, जितना पैसा है उतना आपका कॉस्टिंग में नहीं आया। तो इसका मतलब इतना सेल होने से क्या फायदा अगर प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है? तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर सोच समझ कर काम करना। और रही बात एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखिए कुछ उन्होंने कुछ सोच समझ कर कुछ स्टडी करके काम किया है। तो मैं भी इस कंपनी के ऊपर जब जब स्विंग ट्रेडिंग बनता है तब तब काम कर लेता हूँ। और क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व है वो अच्छा खासा है, फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है, और कंपनी का बोरिंग जो है वो एकदम ना के बराबर है। तो कुछ पॉइंट कंपनी का पॉजिटिव है जिसके चलते लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। अभी कंपनी का इस बार कितना ट्रेड रिसीव हुआ उसके बारे में बात करें तो छोटे मोटे कंपनी ट्रेड रिसीव किया करीबन 13 करोड़ के आसपास। कैश इक्विवेलेंट जो है, हाथ में कैश इक्विवेलेंट कितना है? 570 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शानदार तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट होने जा रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे देखिए एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना। तो इस शोल्डर ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूंगा। और उसके साथ में एक भी जो चीज और भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो ट्रेड बना है, यहाँ पे एक ट्रेड बना वो कुछ इस तरीके से कैंडल के हिसाब से बना। तो मैंने इस लेवल के ऊपर एंट्री लिया हूँ, और मैं एक छोटे क्वांटिटी के साथ एंट्री इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिक्सी जोन है। पहली बात यहाँ पे एंट्री किस लिए लिया गया, क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, और उसके साथ साथ कंपनी 200 डेज ईएमए के ऊपर भी कंपनी मतलब टेस्ट करके उसको रिवर्सल किया, तो यहाँ से वापस जाने का चांसेस रहेगा। अभी क्या होने वाला है वो तो आपको बाद में ही देखने को मिलेगा, जब करेक्शन होता है तो मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर भी करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक मेरे एक सबसे पसंदीदा कंपनी भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, तो इस कंपनी का हालत तो बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिलेगा। हाँ आपके बात सही भी है, कंपनी के सेल्स में कुछ करेक्शन देखने को मिला, 450 करोड़ से कंपनी घट के हो चुके 410 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे करेक्शन तो हुआ, करेक्शन होने के पीछे एक ही कारण है, जो चाइना ने ग्लोबली मार्केट में जो खुद का प्रोडक्ट को डिस्काउंट में बेच रहा है, जिसके चलते चाइनीज मार्केट प्रोडक्ट को हर कोई कंट्रीज यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं।
तो इसीलिए इंडियन मार्केट के जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उसके डिमांड घट चुके हैं। सिर्फ ये नहीं कि रोसारी बायोटेक्स के ऊपर ही डिमांड कम हुआ है, हर केमिकल्स कंपनी के डिमांड कम हुआ है और हर स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड ज्यादा से ज्यादा कम हुआ है। तो क्या इस कंपनी खत्म हो जाएगा इसके चलते? बिल्कुल नहीं। चाइना एक टाइम तक वो डिस्काउंट दे पाएंगे, उसके बाद उसको डिस्काउंट देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूसली डिस्काउंट देते रहे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और कंपनी बर्बाद हो सकते हैं। तो मैं एक चीज कहूंगा कि रोसारी जो बायोटेक्स है, इस कंपनी का कुछ पॉइंट मुझे बेस्ट लगा। जैसे आरओसी आरओई बेस्ट है, थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से हाई है, डेप्थ जीरो है, इनकम शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी शानदार है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करा दूं, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का रिजर्व एकदम कम है, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा और हाथ में कैश भी इस बार, मतलब कंपनी कुछ पैसे को इन्वेस्टमेंट भी किया। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी की इस बार ट्रेड रिसीव हुआ 350 करोड़ के आसपास, जो पिछली बार था 300 करोड़, उससे पहले था 140 करोड़। तो सोचिए कंपनी के ऊपर कि मोटा मोटी देखा जाए तो कंटिन्यूसली ट्रेड रिसीव हो ही जा रहा है। इसका मतलब ट्रेड कंटिन्यूसली रिसीव हो रहा है, जिसके चलते कंपनी को आगे चल के अच्छा मतलब प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, जिसके चलते कंपनी का फ्यूचर में एक सेल्स और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ने वाला है, जिसके चलते मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग को मेंटेन्स कर रहा है। जैसे डीएस के पास होल्डिंग कितना था? 13.5%, आज वो बढ़ के कितना हो चुका है? 17%। एफएस के पास जितना होल्डिंग्स था उसी के बराबर होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला और प्रोमोटर के पास बाकी होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। तो सब किसी के पास होल्डिंग्स देखने को मिला है और जिसके चलते मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिला। एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना और इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो ब्रेकआउट होते हैं, तो देखिए ब्रेकआउट किसने किया? इस कैंडल ने किया और कंफर्म किसने किया? इस कैंडल ने किया। तो ब्रेकआउट होने के बाद मैं थोड़ा सा और भी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, इस ग्रीन कैंडल ने, और उसके बाद इस कैंडल ने कंफर्म किया। तो मेरा एंट्री लेवल इसके ऊपर है और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। करीबन करीबन मेरा टारगेट रहेगा तो 940 रुपीज के आसपास। अगर ये टारगेट बनता है तो मुझे 27% के आसपास टारगेट मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर ऊपर जाने के बाद यहाँ से वापस क्यों आ रहा है? 2 बार ऊपर गया फिर से वापस आ रहा है। क्योंकि देखिए ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसके साथ साथ एक सप्लाई जोन भी है। अगर ध्यान से पीबीएस लेवल को जाएंगे, देखिए यही लेवल को कंपनी यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर गया था। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आए, ब्रेक किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। तो इसी जोन को मैं एज ए रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहूंगा। तो देखिए जो लेवल को ब्रेक करने के बाद करेक्शन हुआ है, वो लेवल को टच करने के बाद वो फिर से कभी ना कभी वो वापस आएगा। तो इसीलिए यहाँ से करेक्शन हुआ। तो मेरे हिसाब से आपको पेशेंट के साथ बना रहना होगा। किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो पेशेंट के साथ बने रहिए, आज नहीं तो कल वो जरूर टारगेट अचीव करेगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखा जाए तो एक एडिबल ऑयल बेचने वाला कंपनी है। तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में मार्केट लीडर कौन है? अदानी विल्मर, उसके बाद पतंजलि, उसके बाद बाकी जो कंपनी है उसके नाम देखने को मिलेगा। तो ये बीसीएल इंडस्ट्री जो है वो लगातार एक मैसिव मोमेंटम जाम दिखाया। 2022 में दिसंबर मंथ में इसका प्राइस था 290 और आज कितना है? 550 के आसपास। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 40% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो सॉरी 40% नहीं, 90% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ है, जिसके चलते कंपनी का मैनेजमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट देने का। हर एक के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से मिलने वाले हैं, क्योंकि इसका जो 10 का फेस वैल्यू था वो बनेगा एक का फेस वैल्यू। अभी फेस वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिटेल्स जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करिए, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनीज के ऊपर फोकस रखिएगा। और रही बात ये सारे कंपनीज के डिटेल्स के ऊपर, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारे वीडियो को प्लीज एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो आपका जो रिसर्च एनालिसिस्ट है, आपका जो ब्रोकिंग कंपनी है, उसके साथ डिस्कशन करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।